नमस्कार। आप सुन रहे हैं कांता भारती का लिखा उपन्यास रेत की मछली। अभी तक आपने सुना कि रमन कैसे लेखिका को परेशान करता है। जब वो यूनिवर्सिटी जाती है तब वो उसका पीछा करता है। अब सुनते हैं आगे क्या होता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने से थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चेन उतर गई। रिक्शा वाला उतरकर चेन चढ़ाने लगा। तभी मेरी नजर पड़ी रमन पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे पता नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमन ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड़ हुआ खड़ा है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमन रोष से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक ओर फेंक कर चला गया। तनाव के वे क्षण बीत गए। उसके बजाय अब क्षोभ उभर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे में गई। घबराहट से कांपती आवाज में किसी तरह मैंने रमन की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर हो जाने को कहा। मन फिर भी भय से कांप कांप जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि रमन की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन के लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चीख उठाकर अंदर देखा। शोभन वर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त थे। शर्मा जी ने पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाहकर भी मैं अपने घबराहट को छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए। पूछा भी, लेकिन मैं बात टाल गई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गए। फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतल, बात क्या है? चाहा कि बात कह दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ जरूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे अभी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो कुछ घटा है कह दूं, क्योंकि उसके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने मुझे फिर बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या है? अकेले वापस जाना होगा। मन भय से कांप कांप उठता। शोभन के पास आकर भी समाधान नहीं मिला। इनका सहज भाव से यह कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊंगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खींच से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना न होता तो मैं आती क्यों, और वहां उन सबके सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते भर भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक, कि कहीं वह पागल प्रेत न दिख जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती रही थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाती हुई बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर फेंका नहीं, नहीं तो मैं अपनी बहू को कहाँ से लाती।
थोड़ा खाकर स्वस्थ हो लो, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जबान का स्वाद जैसे बिगड़ गया था। खाने का जी नहीं था। फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं ही दरवाजा खोल बंद किया करूंगी। दरवाजा खुलने की आहट हुई और शोभन की आवाजें आई। माँ, तुम? कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए वे अंदर आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्वस्त हुई। मुझे देखते ही वे निकट आए और फिर माँ के संकोच से अलग हट गए। हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ते का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोली, क्या बात थी? आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई? चेहरे में झांकते हुए किसी सीमा तक मुग्ध आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने तुम्हें जब अकेले भेज दिया तो शर्मा जी बरस ही पड़े। उन्होंने कहा कि वह तो संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताऊं कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूँ। बाद में तो मुझे लगा भी कि भूल हुई। तुम्हारे जाने के बाद तो जी भी उखड़ गया था। पता नहीं क्यों, कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगी। मेरे कंधे को भींचकर जैसे उन्होंने आशंका का शमन कर लिया। फिर कान के पास ओठ लाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उन क्षणों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझे भी नहीं हुआ। पहली बार मैं बात टाल गई। बोली, कुछ भी तो नहीं है, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ी न जाए, ऐसा भी संभव नहीं था। यह मुझे भी मालूम था। यह मैं भी जानती थी कि जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं, तब तक वे बात को टलने नहीं देंगे। इसलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो सका कि वे चाय पी लें, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को ही थी कि उन्होंने फिर हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब कंतो, पहले बात बताओ ना, क्या है? सच तो यह है कि अब वह बात बताने का वैसा साहस और मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमन की वह घटना इनके भावुक हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचा सकती है, इसका अनुमान मुझे था। किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ। ऐसे क्षणों में दूसरे को विवश करना उन्हें आता था। बस अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा कि कहीं उस दबाव से ही बात बाहर न आ जाए, लेकिन संतुष्ट हुई कि एक चुंबन ने ओठों को बंद कर दिया। लेकिन कितनी देर? अंतर की बात चुंबन की मधुरता के चुंबकीय आकर्षण के साथ साथ ओठों तक आ गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गई। रमन की उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाव ढीला हुआ और वह धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते रहे, फिर जैसे उलझे और खोए हुए से कमरे में टहलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर वे उसी तरह टहलते रहे और मैं उद्वेग से घुटती रही। गहरा मौन मेरे अंतर को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया?
उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता ये है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा। जब तक फैसला नहीं होता वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या, छोटी सी बात भी स्क्रैंडल बनते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई, गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ। बाहर वही मनहूस शोर उभरा। रमन की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों से आंसू पोंछ लिए। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमन की भाभी की ओर से ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पलटने लगी और ये अधिक गंभीर हो उठे। रमन की भाभी की एक एक बात उसके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कहे जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग चाहे जुर्म ढाए, रमन के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमन ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन से दोहराई जा रही थी। कर्कश रुदन की आवाज मन को कुछ ऐसे कुरेदती थी जैसे बहुत सी सुइयों को कोई चुभा रहा हो। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज्यादा पीड़ित थे। बहुत रात गए ही वह सारा कांड शांत हो पाया, लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ ही गई। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी नहीं जल सका। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई नीचे वापस लौट गई। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे प्रकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से से देखते गुच्छे गुच्छे फूली चितराई हुई जूही और चमेली की काली लतरों से टकराती सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका सही शब्द नहीं है, उद्वेग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिला जुला रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन के निकट आई। वे हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार के उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन, अब क्या होगा? यह मनहूसियत कैसे टूटेगी? मेरा जी घुट रहा है। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जग रही होंगी। वे सुख से सहज होकर सो सकें ऐसी परिस्थिति नहीं थी और इस सब में एकमात्र दोषी थी मैं, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोली। उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौंकी और शोभन से थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहां। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन बोले कुछ नहीं। माँ भी चुपचाप बैठ गई। माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक आविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा। फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन। कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो ना बेटा। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने मन को ही बांधने में व्यस्त थे।
माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब यह जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। सोचता हूँ हम सब कहीं और चलकर रहें। यहाँ से दूर होंगे तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही। तभी मेरी आंखें माँ की ओर उठी और मैं कांप गई। उनके शांत, सरल, गंभीर चेहरे से ढुलककर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया। लगा गले में कुछ घुट रहा है। शोभन भी कुछ बोल न सके। थोड़ी देर बाद माँ के भरे गले से आवाज आई, यह घर यह घर तो मेरा सुहाग है शोभन। उनके बाद अब यह उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से तो मैं मरकर ही छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ न रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन। जहाँ इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे लगातार झुकी आंखों में कड़वाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी भी तरह कहने का साहस न हुआ कि ये सो जाएं। बाहर रात काफी उतर आई थी। लोग शायद अपने घरों को चले गए थे। उस मनहूस मकान से रोने की आवाज भी अब बंद हो गई। बालकनी के बाहर मैं कुछ विशेष देख रही थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखने पर दिखता भी कुछ नहीं, और वहां कुछ देखने लायक भी होता तो मन ऐसा न था कि कुछ देख पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद, आत्मपीड़न के उन क्षणों में मैं कब तक वहां खड़ी रही नहीं कह सकती। वहां से हटी तो देखा वे उसी तरह अस्त व्यस्त पलंग पर मूर्छित से पड़े थे। सो गए थे या सिर्फ औसन्य थे, ये उनकी बंद आंखों और सांसों के साथ उठते गिरते सीने को देखकर नहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से, बिना कोई आहट किए, पलंग के एक किनारे थोड़ी देर बैठी रहकर मैं भी लेट गई। अवसाद मेरी शिराओं में एक तनाव की तरह दोबारा छा गया। चाहा कि उनकी ओर घूम जाऊं, लेकिन घूम न सकी। एक क्षण के लिए इस बात की भी प्रतीक्षा की कि उनकी बाहें मेरी ओर बढ़ेंगी और अनायास मैं उनमें समा जाऊंगी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुंबन भी नहीं लिया गया। गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद में डूबी कब सो गई यह पता भी नहीं लगा। सवेरे जागी तो पता चला कि वे कहीं जा चुके थे। मन दुश्चिंताओं से भर उठा। दोपहर तक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। मुंह न जाने कैसे कैसे स्वाद से भर गया। माँ ने नाश्ता और खाना तैयार जरूर किया, लेकिन उनसे भी खाया न गया। दोपहर के बाद वे कहीं से आए। आंखें झुकी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और गंभीर। चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं शोभन के लिए खाना ले जाऊं। हो सकता है मेरे आशंकित मन का संकोच हो कि एक एक करके खाने की चीजें सजाने में काफी समय लग गया। कमरे में जाने के लिए साहस जुटाना पड़ा। वे ज्यों के त्यों लेटे रहे। हिम्मत न हुई कि इनके माथे पर हाथ रखकर देखूं तबीयत तो ठीक है। बहुत धीरे से बोली, उठे, हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम कीजिए। जाने उनके जी में क्या आया कि वे चुपचाप उठे, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। मुझे भी खाने को अपने साथ बिठा लिया। अनमने मन से थोड़ा सा खाया। खाते समय चाहकर भी मुझसे कुछ बोला न गया। खाते समय आज तो उनके हाथ में कोई किताब भी नहीं थी। किताब होती तो शायद कुछ मन बदलता।
तनाव 1-2 दिन का नहीं था। मन को इतना समेटा भी ना जा सका कि वह तनाव टूट सके। कई दिन बीत गए। उनके मित्र भी आए थे। वह नीला कमरा उन्मुक्त हंसी से गूंजा नहीं। बहुत धीरे-धीरे उन्होंने बातें की। शायद कुछ मशविरा भी हुआ। मन में उत्सुकता थी, लेकिन कुछ पूछ न सकी। कई दिनों के सलाह मशविरे के बाद पता चला कि एक समझौता हुआ है। तय यह हुआ कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और रमन माफी मांग ले। लेकिन यह सब हो कैसे? रमन तो पागल हो चुका था। उससे इस बात की संभावना कम थी कि वह सहज रूप से समझौते के लिए तैयार होगा। उसके मन की गांठें उसके सामने कौन खोलता और वह उन्हें खोलने भी कब देता? उसकी कुंठा आईना देखने को तैयार कैसे होती? लेकिन शोभन भी जिद पर आ गए थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कह दिया कि अगर वह माफी नहीं मांगता तो मुकदमा वापस नहीं होगा। अनजाने और अनचाहे ही उस तनाव में मैंने महसूस किया कि मैं माँ के इष्टदेव को याद कर रही हूँ। पूरा महीना इसी यातना में बीता। शायद रमन की समझ में आ गया था कि मुकदमा वापस न हुआ तो उसकी नौकरी छूट सकती है। एक दिन उसने माफी मांग ली। तब दिन सहसा बदले हुए लगने लगे। बालकनी में जूही के गुच्छे फूल आए हैं। मैंने देखा उसकी कोमल पत्तियों पर धूप की किरणें नाचती है। यह भी मैंने देखा। उस दिन से हवा कुछ अच्छी लगने लगी। शोभन ने बताया कि उन्होंने कहीं कोई मकान रहने के लिए देखा है। माँ फिर उदास हो गई। स्वर्गीय पति की स्मृति, इस मकान को छोड़ना उनकी सबसे बड़ी यातना थी। मकान के एक एक कण से उनकी चेतना जुड़ी थी। उनकी मर्यादा, उनकी आसक्ति और उनका आश्वासन, सभी कुछ था वह मकान। लेकिन उपाय भी क्या था? मुझे याद है जब उन्होंने जाने कहाँ खोई हुई आवाज में कहा था कि जब तुम्हारे पिताजी यह मकान बनवा रहे थे, कुछ रुपयों की कमी हो गई थी। उस समय मैंने अपना एक एक जेवर उन्हें दे दिया था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, इसे जानने के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें।